नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस रैपिड रिवीजन वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस रैपिड रिवीजन वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग इस चैप्टर को देखने वाले। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरा वॉइस प्रॉपर और क्लियर आ रहा है। तो होप आप लोगों ने इस चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन अपने क्लासेस में अपने सब्जेक्ट टीचर से पढ़ा होगा, यूट्यूब पे इसके वन शॉट वीडियो लेक्चर देखे होंगे। तो ये वीडियो सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए होने वाला है, यानी कि एग्जाम से पहले आपको इस चैप्टर का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन और जो मेन टॉपिक है वो इस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होती है? देखो, इन अ डेमोक्रेसी में क्या होता है, ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, उस डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी जो पावर है वो किसी एक ऑर्गन के हाथ में नहीं होती। पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप। और उस पावर को क्या किया जाता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन और अलग अलग ग्रुप होते हैं उनके बीच में शेयर किया जाता है। सो शेयरिंग पावर इज इम्पोर्टेंट टू डिजाइन अ डेमोक्रेसी। तो पावर को शेयर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी को डिजाइन करने के लिए। तो जैसे कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, अभी देखो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में क्या होता है, जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उनके बीच में पावर को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। सो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं एंड व्यूज शुड गेट अ वॉइस, यानी कि कंट्री में जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनके वॉइस को क्या मिलना चाहिए, व्यूज मिलना चाहिए, ठीक है। सो पीपल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जो पीपल होते हैं कंट्री के, वो पावर के सोर्स होते हैं। जो पॉलिटिकल पावर होता है, जो गवर्नमेंट की पावर होती है, उनके वो सोर्स होते हैं, ठीक है याद। सो देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हमें टोटल 2 स्टोरी पढ़नी है, बेल्जियम एंड श्रीलंका, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री यूरोप की। अभी उस कंट्री में क्या है, जो इथनिक कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग है। इथनिक कॉम्पोजिशन यानी कि क्या, उस कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग क्या करते हैं, वहां पे रहते हैं। तो जैसे कि 59% जो लोग हैं, ठीक है, वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% पीपल जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और 1% जर्मन स्पीकिंग है। नहीं देखो, इस कंट्री का इथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, अलग अलग है। डच स्पीकर है, फ्रेंच स्पीकर है एंड वहां पे जर्मन स्पीकिंग जर्मन बोलने वाले लोग वहां पे रहते हैं। अभी जो ब्रसेल्स है, अभी भैया ये ब्रसेल्स तो क्या है, ये तो इथनिक कंपोजिशन हमने पूरे कंट्री का देख लिया, बट ये ब्रसेल्स क्या है, ब्रसेल्स क्या होता है, बेल्जियम कंट्री की कैपिटल सिटी है। कैपिटल्स पता है ना आप लोगों को, ठीक है। तो ब्रसेल्स में 80% फ्रेंच है और 20% डच है। मीन्स यहाँ तो पूरा उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया, यहाँ पे देखो डच क्या है मेजोरिटी में और ब्रसेल्स में डच क्या है माइनॉरिटी में, ठीक है। तो टेंशन बढ़ा अभी उस कंट्री में, क्या हुआ, इथनिक कॉम्पोजिशन की वजह से टेंशन इंक्रीज हुआ, ठीक है। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावर। भैया अभी यहाँ पे क्या है पता है क्या, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिलेटिवली रिच है एंड पावरफुल। भैया उनके पास पैसा भी है और उसके साथ उनके पास पावर भी है, ठीक है। सो डच स्पीकिंग कम्युनिटी रिसेंटेड द इम्बैलेंस, ठीक है। तो इस वजह से डच स्पीकिंग कम्युनिटी क्या है, रिसेंट हुई, यानी कि नाराज है। क्यों नाराज है, देखो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के पास पैसा भी है और पावर भी है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी क्या है, थोड़ी सी पुअर है और कोई उनके पास ज्यादा पावर नहीं है। तो टेंशन बिकम एक्यूट इन ब्रसेल्स। तो इस वजह से क्या हुआ, जो भैया ब्रसेल्स से क्या है, ब्रसेल्स, ब्रसेल्स में क्या हो गया, टेंशन इंक्रीज हो गया। क्यों, इन प्रॉब्लम की वजह से। तो रिस्क क्या थी, डच स्पीकिंग मेजोरिटी कुड इम्पोज इट्स वे। तो डच स्पीकिंग मेजोरिटी क्या करती, अपने मन से, जैसे कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है, मेजोरिटी कुड इम्पोज इट्स वे, कंप्लीट could lead to पार्टीशन। अभी देखो डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में क्या हो सकता था, कॉम्प्लीट हो सकता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी क्या करती, मेजोरिटी होने का फायदा उठा लेती, बेनिफिट उठा लेती। गवर्नमेंट डच स्पीकिंग कम्युनिटी का बनता और वहां पे क्या होता, डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, उनके ऊपर क्या करती, कॉम्प्लीट हो सकता था उनका और उनके ऊपर वार कर सकती थी, यानी कि इक्वली पावर उनके बीच में शेयर नहीं हो सकता था, ठीक है। तो बोथ कम्युनिटीज कुड क्लेम ब्रसेल्स, और दोनों कम्युनिटीज क्या करने लगती, ब्रसेल्स के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करती, क्लेम करने की कोशिश करती। बट क्या हुआ, अभी देखो श्रीलंका, श्रीलंका में समझो मेजोरिटरिज्म कैसे बढ़ा। अभी श्रीलंका में क्या था, सोशल ग्रुप थे, यानी कि अलग अलग सोशल ग्रुप थे। 70% सिंगला स्पीकर थे, कितने परसेंट, 74% सिंगला स्पीकर थे। उसके साथ 80% तमिल स्पीकर थे, कितने, 80% तमिल स्पीकर थे। श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल वेयर द तमिल ग्रुप। अभी जो तमिल थे ना 80%, उस 80% में श्रीलंका के तमिल्स थे और इंडिया के तमिल्स, ये दोनों दो ग्रुप थे, ठीक है याद है। सो मेजोरिटिज्म मेजर्स। अभी देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है,
श्रीलंका में सिन्नला कम्युनिटी का गवर्नमेंट बन जाता है। कौन से कम्युनिटी का? सिन्नला कम्युनिटी का गवर्नमेंट बन जाता है। तो 1956 में सिन्नला मेड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो 1956 में जो सिन्नला गवर्नमेंट है श्रीलंका का, वो क्या करता है, जो सिन्नला लैंग्वेज है, ठीक है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे देता है। तो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फेवर सिन्नला एप्लीकेंट्स। अभी जो प्रेफरेंशियल पॉलिसी है, ठीक है, मींस जितने सारे श्रीलंका के जो गवर्नमेंट था, सिन्नला गवर्नमेंट था, वो किनके हिसाब से डिसीजन लेता था? सिन्नला एप्लीकेंट्स के हिसाब से डिसीजन लेता था। मीन्स जो कुछ पॉलिसी बनाई जाती थी वो किसके प्रेफरेंस के लिए बनाई जाती थी? सिन्नला एप्लीकेंट्स की। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड एंड जैसे कि फोस्टेड बुद्धिज्म। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता था? जो बुद्धिज्म रिलीजन है, अभी सिन्नला कौन सा रिलीजन फॉलो करता था? बुद्धिज्म रिलीजन फॉलो करता था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोटेक्ट करता था, उसके साथ फोस्टर यानी कि बढ़ावा देता था। तो रिजल्ट क्या निकल के आया? इन वजह से अभी देखो यहाँ पे क्या होता था, दो ग्रुप थे, सिन्नला ग्रुप था और उसके साथ साथ कौन सा ग्रुप था? तामिल ग्रुप था। तो जो सिन्नला गवर्नमेंट ने जितने सारे पॉलिसी बनाए वो सिन्नला गवर्नमेंट के लिए बनाए, सिन्नला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया उनके कंट्री में। तो इस वजह से तामिल फेल्ट अलाइनेटेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेन। तो तामिल को इस वजह से क्या हुआ? दुर्व्यवहार फेस करना पड़ा, अलाइनेटेड फेस हुए हो, और उनको लगा कि जो सिन्नला गवर्नमेंट है तामिल लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, यानी कि भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड्स अराउज और लैंग्वेज राइट्स एंड रीजनल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो तामिल लोगों ने डिमांड्स, तामिल लोग क्या करने लगे? डिमांड्स बढ़ने लगी। उनकी डिमांड क्या थी? लैंग्वेज राइट चाहिए उनको, यानी कि तामिल भी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे दो, उसके साथ रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, यानी कि उनका एक सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट चाहिए उनको, ठीक है, सेपरेट एक स्टेट चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली टर्न इनटू सिविल वार। तो जो सिन्नला कम्युनिटी है उन्होंने तामिल गवर्नमेंट, तामिल लोग जो है उनकी जो डिमांड्स थी उनको रिजेक्ट किया। तो इस वजह से उनके कंट्री में सिविल वार हुआ। सिविल वार यानी कि क्या? कंट्री के दो ग्रुप के बीच में क्या होता है? वार होता है, तो उसको सिविल वार बोला जाता है, ठीक है याद। तो इस तरीके से क्या हुआ? अभी देखो दोनों कंट्रीज का हमने इथनिक कॉम्पोजिशन देखा, दोनों कंट्रीज का हमने प्रॉब्लम भी देख लिया। सिन्नला कंट्री जैसे कि श्रीलंका कंट्री में क्या प्रॉब्लम था और बेल्जियम कंट्री में क्या प्रॉब्लम था। तो देखना यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ऐसा कि जो बेल्जियम कंट्री वहां पे पावर शेयर की और श्रीलंका कंट्री में पावर शेयरिंग नहीं की। तो दैट्स मींस बेल्जियम पावर शेयरिंग रिकॉग्नाइज रीजनल एंड कल्चर डाइवर्सिटी। तो जो बेल्जियम कंट्री का जो गवर्नमेंट था उन्होंने रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया। उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया 4 टाइम्स। कौन से समय में? 1970 टू 1990 तक, यानी कि 4 टाइम्स क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए इक्वलिटी लाने के लिए दोनों कम्युनिटीज के बीच में। इक्वल डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, और जो गवर्नमेंट बनेगा, गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर होंगे तो दोनों कम्युनिटीज के इक्वल होंगे। कौन से दोनों कम्युनिटीज के? डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी के इक्वल मिनिस्टर होंगे। सो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स, और जो ब्रसेल जो कैपिटल सिटी वहां पे भी उनको क्या दिया जाएगा? इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। सो कम्युनिटी गवर्नमेंट हैंडल्स कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज मैटर, और उसके अलावा उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया, और उस कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगा पता है क्या? जो कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज मैटर्स को क्या करेगा? हैंडल करेगा, ठीक है याद। तो इस तरीके से बेल्जियम कंट्री में पावर शेयरिंग हो गई, बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, बेल्जियम कंट्री में सब सेटल है, अभी कोई वाद नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या हुआ था? मेजोरिटेरिज्म पड़ा था, यानी कि जो सिन्नला गवर्नमेंट थी उन्होंने पावर शेयर करने के लिए रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है याद। तो मेजोरिटी कम्युनिटी सॉट डोमिनेंस, मेजोरिटी कम्युनिटी ने डोमिनेंस करने का सोचा। मीन्स वो डोमिनेट करते रहे, डोमिनेंस करते रहे, यानी कि किसके ऊपर दबाव डालते रहे? जो तामिल कम्युनिटी उनके ऊपर दबाव डालते रहे। तो तामिल लैंग्वेज एंड इंटरेस्ट वेयर इग्नोर, जो तामिल लैंग्वेज को और तामिल लैंग्वेज जो बोलने वाले पीपल है, तामिल पीपल, उनकी जो इंटरेस्ट है उनको क्या किया? इग्नोर किया उन्होंने। तो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज क्रिएटेड इनइक्वालिटी, और सिन्नला कैंडिडेट्स के लिए प्रेफरेंस के लिए उन्होंने क्या की? सिन्नला के लिए एक पॉलिसी बनाई, बहुत सारे ऐसी पॉलिसी बनाई। तो इस वजह से क्या हुआ? तामिल को इनइक्वालिटी को फेस करना पड़ा। तो डिस्ट्रस्ट ग्रू इनटू कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वार, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ? दोनों कम्युनिटीज के बीच में सिविल वार हुआ। सिविल वार एंडेड इन 2009। तो इस तरीके से सिविल वार एंड हुआ 2009 में। दोनों कंट्री से हमें क्या समझ में आया कि डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयर करना बहुत जरूरी है। बेल्जियम कंट्री में क्या हुआ? पीसफुली गवर्नमेंट चल पाया, शांति के मार्ग से गवर्नमेंट क्या हुआ? चला। बट यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दोनों कंट्रीज के बीच में सिविल वार हुआ। तो आगे चले हम पढ़ेंगे आगे का पॉइंट, जैसे कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अभी देखना या पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल है पोटेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन।
तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल के टू रीजन है, सबसे पहला प्रूडेंशियल रीजन, सेकंड मॉरल रीजन। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रूडेंशियल रीजन में क्या है। तो पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजन की वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, जो कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है जो अलग अलग ग्रुप है तो क्या हो जाती, रिड्यूस हो जाती, यानी कि वो कम हो जाती, ठीक है। उसके साथ हेल्प इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और प्रूडेंशियल रीजन की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। उसके साथ अवॉइड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मेजोरिटी डोमिनेशन, और जो हार्मफुल इफेक्ट है जो मेजोरिटी डोमिनेशन का, उसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। सो कैप प्रोड्यूस बेटर आउटकम, और प्रूडेंशियल रीजन की वजह से क्या मिलता है, बेटर आउटकम्स मिलते हैं। यहाँ तक ठीक। अभी मॉरल रीजन क्या है, मॉरल यानी कि जो मॉरल बिलीफ के ऊपर, मॉरल थिंकिंग के ऊपर, ठीक है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो मोरल रीजन क्या है, पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट है। सिटीजन हैव अ राइट टू कंसल्टेट, और सिटीजन के पास कौन सा राइट है, कंसल्टेट, यानी कि लोग क्या करने का, जैसे कि आपस में डिसीजन लेने का, वो क्या है, राइट है। गवर्नमेंट के बारे में पूछने का उनको क्या है, राइट है। सो पार्टिसिपेशन गिव सिटीजन और स्टेक इन द सिस्टम, और यहाँ पे क्या होता है, सिटीजन का पार्टिसिपेशन होता है और यहाँ पे स्टेक द सिस्टम। सो लेजिटमेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व शेयरिंग पावर, और जो लेजिटमेट गवर्नमेंट होते हैं यानी कि जो लोगों के प्रति काम करता है, ठीक है, उस गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर को शेयर किया जाता है। तो होप आपको प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन भी समझ में आया होगा। सो देन उसके बाद हम जाएंगे ये चैप्टर के लास्ट पॉइंट में, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखना फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में क्या है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये दो फॉर्म्स आपको बेटा अच्छे से ध्यान रखने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल उसे आपको याद रखना है गवर्नमेंट के ऑर्गन, और यहाँ पे वर्टिकल लास्ट वाले एल से आपको लिखना है गवर्नमेंट के लेवल, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है, जैसे कि पावर शेयर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अभी देखना लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी गवर्नमेंट के ऑर्गन है। तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में गवर्नमेंट के ऑर्गन के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। ऑर्गन कितने, टोटल ऑर्गन 3, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सो ईच ऑर्गन चेक एंड ऑर्डर्स, ठीक है। तो हर एक ऑर्गन क्या करता है, एक दूसरे के पावर को क्या करता रहता है, चेक करता रहता है। क्रिएट चेक एंड बैलेंस, और क्या चेक, क्या क्रिएट करता है, चेक एंड बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। अभी देखना लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, जो कंट्री में लॉ बनाए जाते हैं तो लेजिस्लेचर बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कंट्री में लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता, बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। और जुडिशियरी क्या करता है, उस लॉ को इंटरप्रेट करता है। क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, यानी कि उस लॉ के, इस लॉ को क्या करने का काम करता है, डिफाइन करने का काम करता है, लोगों को समझाने का काम करते हैं कि ये लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देन अभी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के लेवल्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। पावर शेयर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, और उसके साथ यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी होता है। उनके बीच में क्या किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है। तो ये जो पावर होती है ना, वो म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत को भी एक्सटेंड किया जाता है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम फेडरलिज्म पढ़ेंगे, तो उस चैप्टर में हम इसी वर्टिकल डिवीजन के बारे में क्या करने वाले, पूरा चैप्टर पढ़ने वाले। होप आप लोगों को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग समझ में आया होगा। अभी उसके बाद थर्ड नंबर का पावर शेयरिंग है अमंग सोशल ग्रुप, यानी कि जो अलग अलग सोशल ग्रुप होते हैं उनके बीच में पावर शेयर किया जाता है। जैसे कि पावर शेयर अमंग डिफरेंट, यानी कि रिलीजियंस, जीएस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी कि अलग अलग रिलीजन के बीच और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच क्या किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है। सो बेल्जियम एक बहुत बढ़िया तरीके से एग्जांपल है हमारे पास। बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया था। कौन सा गवर्नमेंट बनाया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया था। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन, और जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी रखी जाती है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वीकर सेक्शन एंड वुमेन के लिए रिजर्व क्या किया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है याद, यानी कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। यहाँ पे देखना रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है, ठीक है, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वीकर सेक्शन एंड वुमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप के बीच में क्या किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है। लास्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होने वाले। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर। अभी देखो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उस कंट्री में गवर्नमेंट
बनाने के लिए अलग अलग पार्टी क्या करती है, इलेक्शन में खड़ी रहती है, इलेक्शन में स्टैंड रहती है। तो वो क्या करते हैं, टू और मोर पार्टीज में फॉर्म एन अलायंस। अभी कोई भी एक पार्टी को मीन्स जो मेजोरिटी ऑफ दी सीट्स नहीं मिलती लोकसभा के, तो वो क्या करती है, दूसरे पार्टी के साथ ज्वाइंट हो जाती है, यानी कि दूसरी पार्टी के साथ अलायंस बना लेती है और कौन सा गवर्नमेंट फॉर्म करती है, कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप उसके साथ आप लोगों को समझ में आ गए। तो इस तरीके से क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। उसके साथ जो प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स इनका डिसीजन, जो फार्मर से, ट्रेडर से और जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं, यानी कि वो भी क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं। तो इस तरीके से बच्चा हमें फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ये टोटल पॉइंट हमने देख लिए। सो होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत बढ़िया और तगड़ी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम जो सोशल साइंस के सभी चैप्टर है, उन चैप्टर के रैपिड रिवीजन वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो होप आप लोगों को, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में रैपिड रिवीजन का एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगा इसके बारे में कमेंट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां पे वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट रैपिड रिवीजन वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।